हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योतिष दूरदर्शी। ठीक है, एग्जाम में अधिकांशतः ये क्वेश्चन इस नाम से पूछता है, ज्योतिष दूरदर्शी क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। लेकिन ये आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर या फिर गूगल पर मिलता है नहीं। तो आज यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष दूरदर्शी के बारे में इन डिटेल बताने वाले हैं। पूरी डिटेल में बताएंगे, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दूरदर्शी पढ़ना है तो सबसे पहले हमें दूरदर्शी के बारे में जानना होगा। ठीक है ना, दूरदर्शी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दूरदर्शी होता क्या है। टेलीस्कोप, इंग्लिश में कहते हैं टेलीस्कोप। देखिए, जो दूरदर्शी होता है वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देख सके उसे कहते हैं दूरदर्शी। यानी कि यह जो दूरदर्शी है, यह जो प्रकाशिक यंत्र है, इस प्रकाशिक यंत्र की सहायता से बहुत दूर कोई वस्तु है, उस बहुत दूर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब बड़ा अगर देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, दूरदर्शी का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, बात समझ गए। दूरदर्शी क्या होता है, दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो दूरदर्शी होता है वह दो प्रकार का होता है। दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला दूरदर्शी है खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, पहला क्या है, खगोलीय दूरदर्शी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहला क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और दूसरा है आपका पार्थिव दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, जानते रहिए कौन कौन से। खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी को कहते हैं टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, देखिए दोनों में अंतर क्या है हम अभी आपको बताते हैं। खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से खगोलीय पिंडों को देखा जाता है। यानी कि वह पिंड जो जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, ये सब हो गए, इन सबको हमें देखना है तो किसकी सहायता से देखेंगे, खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से देखेंगे। यानी खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से खगोलीय पिंडों को देखा जाता है, यानी खगोलीय पिंडों के प्रतिबिंब को देखा जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा यानी खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यानी खगोलीय दूरदर्शी जो भी प्रतिबिंब बनाएगा वह कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। ये बात समझ रहे हैं। बड़ा तो दोनों बनाएंगे, लेकिन ये जो होगा वह कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। और इसकी सहायता से हम खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य, आकाश, तारे, इन सबको देखा जाता है। ठीक है, ग्रह उपग्रह को देखना है तो खगोलीय दूरदर्शी को लगाया जाता है। पार्थिव दूरदर्शी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होता है, इसके द्वारा पृथ्वी पर स्थित बहुत दूर कोई वस्तु है, उस बहुत दूर स्थित वस्तु को अगर देखना है तो हम लोग कहाँ पे, पार्थिव दूरदर्शी को देखेंगे। ठीक है ना, पार्थिव दूरदर्शी की सहायता से देखेंगे। पृथ्वी पर स्थित बहुत दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। और पार्थिव दूरदर्शी के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझिए। इसके द्वारा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, इसके द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। पार्थिव दूरदर्शी को हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना किसको है, खगोलीय दूरदर्शी को पढ़ना है। खगोलीय दूरदर्शी भी दो प्रकार का। खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार का, अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप।
रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा है आपका परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, इस परावर्ती दूरदर्शी को न्यूटोनियन दूरदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है ना, परावर्ती दूरदर्शी को न्यूटन का दूरदर्शी भी कहा जाता है। परावर्ती को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग। ठीक, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी को रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्ती दूरदर्शी को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। यह जो है अपवर्ती दूरदर्शी जो है यह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसका नाम अपवर्ती दूरदर्शी रखा गया। अपवर्ती दूरदर्शी प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, अतः इसका नाम क्या रखा गया? अपवर्ती दूरदर्शी। और यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी यहां पे जो भी प्रतिबिंब आप बनाएंगे प्रकाश के परावर्तन के द्वारा बनाएंगे, इसलिए इसका नाम परावर्ती दूरदर्शी रखा गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि ये सब चीजें तो सही है, आपने थंबनेल में लिख रखा है ज्योतिष दूरदर्शी और बता रहे हैं ये सब, तो उसका भी नंबर आएगा इसी वीडियो में, अभी आएगा। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इतना नोट कर लिए होंगे आई होप। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट पे हम लोग आते हैं और चीजों को पढ़ते हैं। देखिए, हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में। खगोलीय दूरदर्शी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, यहां पे हमने लिखा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपवर्ती दूरदर्शी को हम लोग ज्योतिष दूरदर्शी कहते हैं। यहां पे पॉइंट नोट करिएगा, अपवर्ती दूरदर्शी को ही ज्योतिष दूरदर्शी कहा जाता है। अब इतना सुन करके छोड़कर चले मत जाइए, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ज्योतिष दूरदर्शी या फिर अपवर्ती दूरदर्शी को ही खगोलीय दूरदर्शी भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। अब आप कहेंगे कि अभी अभी आपने बताया कि खगोलीय दूरदर्शी का एक पार्ट है अपवर्ती दूरदर्शी, तो इसको खगोलीय दूरदर्शी कैसे कह देंगे? आपकी भी बात सही है, लेकिन देखिए एग्जाम में अगर आपसे कहे कि खगोलीय दूरदर्शी के बारे में लिखिए, तो आपको अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में ही लिखना है। बात समझ रहे हैं? अगर एग्जाम में कहता है कि खगोलीय दूरदर्शी के बारे में लिखिए, तो खगोलीय दूरदर्शी के बारे में लिखना है, मतलब अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में लिखना है। कहता है ज्योतिष दूरदर्शी लिखिए, तो ज्योतिष दूरदर्शी लिखने का मतलब है आपको अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में ही लिखना है। बात समझ गए? ऐसा हम लोग क्यों? देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, आर। और ज्योतिष दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी की स्पेलिंग एक ही होती है, एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बात समझ रहे हैं? ज्योतिष दूरदर्शी क्या होता है? ज्योतिष दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी को ही कहते हैं। समझ गए? ज्योतिष दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी को ही कहते हैं, और खगोलीय दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी को कहते हैं। अगर एग्जाम में कहता है खगोलीय दूरदर्शी, तो आपको अपवर्ती दूरदर्शी लिखना है। अगर कहता है ज्योतिष दूरदर्शी, तो आपको अपवर्ती दूरदर्शी लिखना है। अपवर्ती दूरदर्शी कहता है, तब भी आपको यही लिखना है। तो चीजें आसान है। ज्योतिष दूरदर्शी के नाम से ज्यादा पूछता है, इसलिए हमने यहां पे आपको क्लियर कर दिया है कि ज्योतिष दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी, चाहे जिस नाम से पूछे, आपको यही लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमें पढ़ना है अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में। देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी में या खगोलीय दूरदर्शी में या ज्योतिष दूरदर्शी में, चाहे जिसकी बात करेंगे, ज्योतिष की ही बात कर लेते हैं। ठीक है ना? ज्योतिष दूरदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। ज्योतिष दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। पहला वाला जो उत्तल लेंस होता है वह बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का होता है।
पहला वाला जो उत्तल लेंस होता है वह बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का होता है, जबकि छोटा वाला जो होता है, ठीक है, ये क्या है, छोटे द्वारक और छोटे फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। बात समझ रहे हैं? ज्योतिष दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। पहला वाला जो उत्तल लेंस होता है वह बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का होता है, जबकि दूसरा वाला जो उत्तल लेंस होता है वह कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक का होता है। ज्योतिष दूरदर्शी में जो वस्तु रखा जाएगा वह अनंत पे रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे हम दूर स्थित वस्तुओं को, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तारे को पकड़ करके लाएंगे कि चलिए आप हमारे आंख के सामने निकट बिंदु या दूर बिंदु पर बैठिए, ठीक है, तो वो बहुत दूर है, वो जहां है वहीं रहेंगे, ठीक है, तो उनको हमें देखना है इस दूरदर्शी की सहायता से। यानी वे कहां पे स्थित हैं? अनंत पर स्थित हैं, और अनंत पर स्थित को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और जो भी वस्तु है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब अनंत का प्रतिबिंब अगर आपको बनाना है, ऐसे डॉटेड लाइन कर देते हैं, ठीक है, अनंत का अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है, तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में आप जानते हैं जो किरणें चलती हैं वह समांतर चलती हैं। अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है और अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनाना है, तो इस स्थिति में जो दो किरणें चलेंगी, क्योंकि दो किरणें चलेंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, बिना दो किरणों को तो प्रतिबिंब बन नहीं सकता, वो दोनों किरणें क्या होंगी? समांतर होंगी, ठीक है ना। तो दो किरणें चली, सपोज करते हैं यह इस लेंस का ऑप्टिकल लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, तो पहली वाली जो किरण चली वह कुछ इस प्रकार से चली, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा, ठीक है ना। फिगर आप एकदम एग्जैक्ट बनाएंगे तब जाकर के मजा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। ये यहां पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, पहली जो किरण है वह इसी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गई, और आप जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं। अच्छा, जो किरणें अनंत पर होती हैं, अनंत पर किरणें जो होती हैं, अनंत पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां पे बनता है? इस लेंस के फोकस पर बनेगा, ठीक है ना, इस लेंस के फोकस पर बनेगा। तो सपोज करते हैं इस लेंस का जो फोकस है वह यहां पे है, ठीक है। देखिए यह लेंस वस्तु के पास है, वस्तु के पास होने के कारण इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। शायद से यहां पर आपको दिख ना रहा हो, अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, इस वाले लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अभिदृश्यक लेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह वस्तु की ओर है, यानी इसके नजदीक वस्तु है, ठीक है। यह वाला लेंस आंख के पास होता है, आंख के पास होने के कारण इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं या फिर नेत्रिका कहते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं? पहली किरणें चली, अब दूसरी किरणें भी चलेंगी जो कि इसी के समांतर रहेगी, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब जानते हैं ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। अगर उत्तल लेंस न लगा होता तो ये किरणें ऐसे जाती, ठीक है ना, ये किरणें ऐसे जाती, लेकिन उत्तल लेंस क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देगा। ये किरणें ऐसे न जा करके ऐसे जाएंगी, ठीक है ना, ये किरणें ऐसे न जा करके ऐसे जाएंगी, और ये दोनों किरणें कहां पे काट दी? यहां पे, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस ना होता तो ये प्रकाश किरणें ऐसे जाती, लेकिन यहां उत्तल लेंस लगा है, इस किरणों को सिकोड़ेगा तो ये प्रकाश की किरणें यहां गई, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वह यहां पे बन गया, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना? यहां पे बना। और ये जो नेत्रिका लेंस है, इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार से, देखिए जो भी प्रतिबिंब बनेगा इसके मुख्य फोकस पर बनेगा, क्योंकि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य फोकस पर ही बनता है, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीजें इसको रफ कर देते हैं, केवल समझने के लिए है, ठीक है ना। इसको हमने रफ कर दिया। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये जो आपका दूसरा वाला लेंस है, ये इसको हम लोग इस प्रकार से समायोजित करेंगे, इसको इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा हम लोग रखते हैं
कि ये वाला जो लेंस है इसको आगे पीछे जरूरत के हिसाब से किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों अगर प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में गए होंगे तो देखते होंगे लेंस को आगे पीछे किया जाता है। तो इसको, इस वाले लेंस को, नेत्रिका लेंस को हम इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जो यह प्रतिबिंब बना है इस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और मुख्य फोकस के बीच में बने। ठीक है, इसको हम लोग आगे पीछे इस प्रकार से कर लेंगे कि यह जो प्रतिबिंब है इसके प्रकाशिक केंद्र और इसकी प्रथम मुख्य फोकस के बीच में बने। तो एफ ई मतलब आई पीस है। अब तो ये दो सूक्ष्मदर्शी आपने पढ़ा, ये सब तो चीजें पकड़ ले रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ई क्या है? इसकी फोकस दूरी है। और इसकी फोकस दूरी, इस लेंस को हमने इस प्रकार से समायोजित कर दिया कि यह जो वस्तु है इसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में आ गया। ठीक है ना। अब देखिए, पहले वाले लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। यानी यह वाला जो लेंस, ये वाला जो प्रतिबिंब बनाया है इस वाले लेंस के लिए क्या काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। ठीक है, अब यहां पे सपोज करते हैं इसकी फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी यहां पे है एफ ई। ठीक है ना। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब बना है सपोज करते हैं ए डैश बी डैश है। ठीक है ना, ए डैश बी डैश है, ये कोई वस्तु रखा था ए बी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना हुआ है। अब इसके लिए वस्तु का काम करेगा तो पहली किरण ऐसे समांतर चलेंगी। समांतर चलने वाली किरणें कहां से होकर के जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के चलेगी। हमने देखा कि ये जो दोनों किरणें हैं धीरे धीरे इन दोनों किरणों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। हमने क्या देखा? धीरे धीरे इन किरणों के बीच का जो डिस्टेंस है वह बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं दूरी बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काटेंगी। बताइए, आगे बढ़ाते जाइए दूरी बढ़ती चली जा रही है तो काटेंगी? नहीं काटेंगी। कब काटेंगी? जब इनको आप पीछे बढ़ाइए। तो हमने क्या किया? इन किरणों को पीछे ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, इन किरणों को हमने क्या किया? ऐसे पीछे बढ़ाया और हमने देखा ये दोनों किरणें कहां काट दी? यहां पे। ठीक है, यानी जो अंतिम प्रतिबिंब बना है वस्तु का वह कुछ ऐसा बना है। ठीक है, ये क्या है? अंतिम प्रतिबिंब बन गया। बात समझ रहे हैं कैसे बना है? और यहां पे हमारी नेत्र है। ठीक है, ये हमने आई रखा है अपना और यहां से सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, यहां से सारी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ये है खगोलीय दूरदर्शी या फिर ज्योतिष दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी या ज्योतिष दूरदर्शी क्या होता है आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये वस्तु है, थोड़ा सा देखने में आपको गड़बड़ लग सकता है, आराम से बना लेते हैं। ठीक है ना। यहां पे देखिए अनंत पर रखी हुई है। अनंत पर रखी हुई मतलब ऐसे डॉटेड लाइन से बनाया जाता है और डॉटेड लाइन से अनंत पर रखी है वस्तु यानी बहुत बड़ी है। ठीक है ना, अनंत पर रखी है यानी क्या है? बहुत बड़ी है। अब हमें पता नहीं है कितनी बड़ी है। ठीक है, हमें पता नहीं है, हमने ऐसे डॉटेड लाइन से बना दिया। ठीक है, हमने ऐसे डॉटेड लाइन को बना दिया यानी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है। फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपने दो चीजें पढ़ लिया है, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब जो लास्ट में प्रतिबिंब बना है इसको आप कह दीजिए ए डबल डैश बी डबल डैश। कुछ चीजों को अब हम लोग कह रहे हैं। देखिए, यहां से यहां तक की लेंस से वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है? यू। लेंस से वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है? यू। हालांकि ऑप्टिकल सेंटर से होती है, यहां पे हम लोग डायरेक्ट थोड़ा कह रहे हैं। अब दृश्यक लेंस की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है, यानी ये डिस्टेंस यू ओ कर दिया हमने, यू ओ कर दिया। अनंत पे रखी हुई वस्तु है, अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना? एफ ओ पर बना, यानी फोकस दूरी पर बना। ठीक है, देखिए ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी पर बना। अब इस लेंस के द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और लेंस से वस्तु के बीच की दूरी होती है यू। यहां नेत्रिका लेंस की बात कर रहे हैं और नेत्रिका लेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं ई आई पीस यानी यू ई। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? यू ई हो गई। ठीक है,
ये वस्तु है, ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस के द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की दूरी होती है भी। इस वाले लेंस की बात हो रही है, आईपीस नेत्रिका लेंस की बात हो रही है, तो ई कर दिया, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, भी ई हो गई, ठीक है। तो ये पूरा फिगर है आपका अपवर्ती दूरदर्शी या फिर ज्योतिष दूरदर्शी या फिर खगोलीय दूरदर्शी का। एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब प्रतिबिंब बनाना आसान चीजें तो आप सब लोग जानते होंगे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब देखिए इसमें लिखना क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखना क्या है, ये कैसी व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले जो अभिदृश्यक लेंस है थोड़ा समझिए। जो अभिदृश्यक लेंस होता है, इस अभिदृश्यक लेंस को हम लोग धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लेते हैं, ठीक है, लंबी बेलनाकार नली लेते हैं, और इसी नली के एक सिरे पर हम लोग अभिदृश्यक लेंस को फिट कर देते हैं। हमने क्या लिया, धातु की एक लंबी बेलनाकार नली लिया, उस नली के एक सिरे पर ये वाला जो लेंस होता है, इस लेंस को हमने फिट कर दिया। अब जो नली आपने लिया है, ठीक है, जो नली आपने लिया है, सपोज करिए ये नली है, ठीक है, इस नली के एक सिरे पर हमने क्या किया, उत्तल लेंस लगा दिया। अब इस नली के दूसरे सिरे पर हम एक सकरी लेंस लगाते हैं, ठीक है ना, एक सकरी नली लगाते हैं, और इस सकरी नली पर इस नेत्रिका लेंस को हम लोग क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस है, ये क्या है, नेत्रिका लेंस है। ये इसलिए बड़ा लगता है, ये बड़ा क्यों होता है, इसका कारण भी थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि दूर से किरणें आएंगी तो ये बड़ा लेंस रहेगा, ज्यादा किरणें अपने अंदर लेंगी, ठीक है ना। दूर से किरणें आ रही हैं, बड़ा लेंस रखेंगे तो ज्यादा किरणें आएंगी, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वह ज्यादा चमकीला बनेगा, ठीक है ना। अरे इंटेंसिटी पर निर्भर करती है, बताइए इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है, प्रतिबिंब की इंटेंसिटी रेज पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा रेज आएंगी उतना ज्यादा प्रतिबिंब चमकीला बनेगा। तो बड़ा लेंस रहेगा, ज्यादा किरणें आएंगी, प्रतिबिंब ज्यादा चमकीला बनेगा, ठीक है ना। इस वाले को इसलिए छोटा लेते हैं ताकि जरूरत के हिसाब से जितनी हमें नेत्र में चाहिए प्रकाश की किरणें उतना पहुंच जाए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जानते रहिए। तो होता क्या है, अभिदृश्यक लेंस को धातु की एक लंबी बेलनाकार नली के एक सिरे पर हम लोग लगाते हैं, जो दूसरा सिरा है उस पर एक सकरी नली लगाते हैं, और सकरी नली पर एक नेत्रिका लेंस को लगा दिया जाता है। लिखना क्या है, देखिए रटिए एकदम मत, चीजों को समझ कर लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। देखिए लिखना क्या है, एकदम आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। कहेंगे कि ज्योतिष दूरदर्शी में एक धातु की लंबी बेलनाकार नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस वस्तु के पास होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुनिए। कहेंगे कि ज्योतिष दूरदर्शी में धातु की एक लंबी बेलनाकार नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस वस्तु के पास होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि नली के दूसरे सिरे पर एक सकरी नली होती है, जिसके बाह्य सिरे पर एक नेत्रिका एक कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जो नेत्र के पास होता है, इसलिए इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है। बात समझ गए। एक बार फिर से एक लाइन में चीजों को लिख लेना। क्या लिख रहे हैं, सुनिए, बोल रहे हैं। लिखना क्या है इसमें, ज्योतिष दूरदर्शी में। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करेंगे, आवर्धन क्षमता के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ज्योतिष दूरदर्शी में धातु की एक लंबी बेलनाकार नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जो वस्तु के पास होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक सकरी नली लगी होती है, जिसके बाह्य सिरे पर एक कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जो नेत्र के पास होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग ज्योतिष दूरदर्शी में लिख लेंगे, एग्जाम में भी चीजों को लिखना है। अब देखिए
एक और हेडिंग यहां पे आपको लगाना है जिसमें लिखना है प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का बनना में क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का बनना में हम लोग क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। प्रतिबिंब के बनना में आपको लिखना है कि ज्योतिष दूरदर्शी में वस्तु अनंत पर होता है। देखिए ज्योतिष दूरदर्शी में जो भी वस्तु है वह कहां होगा, अनंत पर होगा। ज्योतिष दूरदर्शी में वस्तु अनंत पर होता है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब हमें अदृश्यक लेंस के फोकस पर मिलता है। ठीक है, आप कहेंगे कि ज्योतिष दूरदर्शी में वस्तु अनंत पर होता है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस पर बनता है। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और नेत्रिका लेंस को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि यह वस्तु जो इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, नेत्रिका लेंस को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि यह वस्तु इसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में हो, जिससे इसका प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है ना, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो जो प्रतिबिंब हमें बना बहुत दूर वस्तु थी, बहुत दूर वस्तु होने के कारण हमें छोटी दिखाई दे रही थी, उसका बड़ा प्रतिबिंब हमसे इतनी दूर पर नेत्रिका बन गया। ठीक है ना, बात समझ गए। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें यहां पे हम आपको डिफाइन करके बताते हैं। प्रतिबिंब का बनना आप लोग अपने मन से लिखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए हमने आपको बताया है वस्तु के द्वारा, वस्तु अनंत पर है, वस्तु के द्वारा यही कोण बन रहा है हमारे नेत्र पर, और वस्तु को बिना यंत्र के आप देखिए, बिना यंत्र के देखने पर हमारे नेत्र पर जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। बात समझ में आई? बताइए ये कोण अल्फा होगा कि नहीं होगा? वस्तु के द्वारा देखिए यहाँ पे किरणें हमने डायरेक्टली ऐसे अपने मन से खींच दिया है। यहां पर जो भी किरणें हैं वो अपने मन से अनंत है, अनंत पर की किरणें हमें थोड़ी पता है वस्तु कहां रखी हुई है। पता ही होता तो अनंत नहीं होता। अनंत मतलब क्या, जिसके बारे में हमें नहीं पता है वही अनंत है, जिसके बारे में हम नहीं जानते वही क्या है, अनंत है। तो वस्तु अनंत पर है, तो यहाँ पे बिना यंत्र के द्वारा, वस्तु के द्वारा हम पर जो कोण बन रहा है वो बहुत छोटा कोण बनेगा, इसलिए वस्तु में बहुत छोटी दिखाई देती है। वस्तु क्या है, अल्फा। अब देखिए बीटा क्या होता है, बीटा क्या होता है, बीटा अंतिम प्रतिबिंब बन जाए, उस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा हमारे नेत्र पर जो कोण बने, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा हमारे नेत्र पर, तो अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा हमारे नेत्र पर यही कोण बन रहा है। ठीक है ना, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा हमारे नेत्र पर यही कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग कहेंगे बीटा। ठीक है ना, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, बीटा। अब बात करेंगे आवर्धन क्षमता। ठीक है, आसान है, थोड़ा सा आप लोग समझ करके लिखेंगे। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर m बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। हमें चाहिए बीटा और अल्फा का मान, बीटा और अल्फा का मान। चूंकि वस्तु बहुत दूर है, वस्तु क्या है, बहुत दूर है, वस्तु कितनी दूर है, बहुत दूर है, अतः अल्फा और बीटा, अतः अल्फा और बीटा बहुत छोटे होंगे। होंगे कि नहीं बताइए, वस्तु बहुत दूर स्थित है, अतः जो कोण बनेगा वह भी बहुत छोटा बनेगा, छोटे होंगे। अब चलिए बात करते हैं, हमें निकालना है अल्फा का मान। तो अल्फा बहुत छोटा है, अल्फा के स्थान पर tan अल्फा हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोण बहुत छोटा हो तो अल्फा के स्थान पर tan अल्फा, बीटा के स्थान पर tan बीटा, गामा के स्थान पर tan गामा, थीटा के स्थान पर tan थीटा आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमें अल्फा चाहिए, अल्फा बराबर हमने क्या लिख दिया, tan अल्फा। लेकिन अल्फा यहां हमें कहीं मिलता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये कोण अगर अल्फा है, हमें अल्फा का मान निकालना है। ये कोण अगर अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा क्या, बताइए, ये वाला कोण भी अल्फा होगा क्या,
होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, यह कोण इसके सामने वाले कोण इसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो अल्फा क्या होगा? इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में हम लोग tan अल्फा लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोण इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? आधार। यानी tan लगाएंगे तो ये बटे ये, यानी a डैश b डैश बटे ये, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? FO है। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा a डैश b डैश बटे आधार कितना है? FO, यानी फोकस दूरी किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की। समीकरण नंबर 1। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? बीटा चाहिए हमें। और क्या चाहिए? बीटा चाहिए। तो बीटा बराबर क्या होता है बताइए? tan बीटा। अच्छा, बीटा कहां से मिल सकता है? बीटा होता है वस्तु के द्वारा जो यंत्र के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब यही बनना है, यह हमारे नेत्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? वही बीटा। अगर बीटा निकालना है तो ये दो त्रिभुज हमें मिल रहे हैं। पहला त्रिभुज ये मिल रहा है बड़ा वाला, देखिए, दूसरा त्रिभुज ये वाला मिल रहा है। तो हमें इन दोनों में से चाहे जो त्रिभुज लेंगे, लेकिन पहले वाले रिलेशन में a डैश b डैश आ गया है, यानी यहां भी अगर हम a डैश b डैश ला दें तो हमें आसानी होगी। तो हम इस बड़े वाले में न जा करके इस छोटे वाले में जाते हैं। ठीक है ना, छोटे वाले में जाते हैं और लगाते हैं tan बीटा। tan बीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसके सामने वाला लंब यानी ये क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, लंब यानी a डैश b डैश बटे आधार यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? यूई है, यूई। समीकरण नंबर 2। अल्फा बीटा मिल गया, यम का मान मिल सकता है। इसको बोलिए समीकरण नंबर 2, इसको बोलिए समीकरण नंबर 3। यहां पे हमने ऑलरेडी फर्स्ट मान लिया है ना। अब हमें चाहिए मैग्निफिकेशन पावर। आवर्धन क्षमता m बराबर कितना होता है? m बराबर होता है बीटा के बटे अल्फा। ठीक है, बीटा का मान यहां है, कितना है? a डैश b डैश बटे यूई बटे अल्फा। अल्फा का मान यहां पे लिखा हुआ है a डैश b डैश बटे कितना? FO। a डैश b डैश से कैंसिल हो जाएगा, एक छोड़े एक वाले कैंसिल हो जाते हैं, अल्टरनेट वाले क्या होते हैं? कैंसिल होते हैं। FO सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी m इज इक्वल टू हो जाएगा FO के बटे UE। m का मान कितना आएगा? FO के बटे UE। यह समीकरण नंबर आप बना दीजिए 4। समीकरण नंबर कितना कर दें? 4 कर दें। और आप चाहे तो यहां पे चिन्ह माइनस भी कर सकते हैं। माइनस क्या बताएगा? कि यंत्र के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वह अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। यंत्र के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वह क्या बन रहा है? उल्टा, और यही माइनस यह बताएगा। ठीक है, तो ज्योतिष दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला आएगा m बराबर माइनस FO के बटे UE आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग जानते हैं पहले की तरह कि इसमें हमें 2 कंडीशन को लगाना होता है। इसमें अब हम लोग कितने कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे? 2 कंडीशन के। वह 2 कंडीशन कौन कौन से हैं बताइए? वह 2 कंडीशन है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब एक बार कहां बने? अनंत पर बने, तब आवर्धन क्षमता कितनी होगी? एक बार हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु का प्रतिबिंब हमारे निकट बिंदु पर बने तब आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो 2 नोटेड पॉइंट को यहां पे हमें नोट करना है। पहला नोट पॉइंट है, पहला आपका जो नोट पॉइंट है, चलिए नोट पॉइंट 1 डाल देते हैं। इसमें हमें लिखना है कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने? प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब? अंतिम प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिबिंब कहां पर बने? दूर बिंदु। और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है ना, स्वस्थ नेत्रों के लिए दूर बिंदु अनंत पर बने। ठीक, अब बताइए ऐसा कब पॉसिबल है? कब प्रतिबिंब जो होता है वह अनंत पर बनता है? लेंस में बताइए, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रख दे कि प्रतिबिंब अनंत पर बने? तो प्रथम मुख्य फोकस पर। चलिए यहां पे इसको देख भी लेते हैं।
कह रहा है कि प्रतिबिंब कहां पे बनने चाहिए, देखिए किसके द्वारा, इस वाले के द्वारा जो प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है यहां पर न बन करके अनंत पर बने, यानी VE का मान कितना हो जाए, अनंत हो जाए। तो लेंस का सूत्र लगा देते हैं। लेंस का सूत्र कहता है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। सारे डिस्टेंस को रख देते हैं 1/V। इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, माइनस 1/U। तो इसके द्वारा प्रतिबिंब की बात करें तो इसके द्वारा वस्तु की भी बात करेंगे। वस्तु कितनी दूर रखे हो, UE। चूंकि यह बाय साइड है, ये वाली डिस्टेंस किधर है, बाय साइड है, बाय साइड की डिस्टेंस क्या लेते हैं, नेगेटिव, इज इक्वल टू 1/F। ई लेंगे इसकी फोकस दूरी IP से, IP इसकी फोकस दूरी E लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 1/∞ का मान कितना है, 0, माइनस माइनस प्लस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। 0 में 1/UE जोड़ेंगे, 1/UE आएगा, 1/FE आएगा। पलट देते हैं, UE इज इक्वल टू FE। UE का मान कितना आ गया, FE। यानी वस्तु को जब आप फोकस दूरी पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, बात समझ गए, ओके। अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखिए UE के स्थान पर हमें कितना रखना है, FE, यानी माइनस FO के बटे FE हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इसके लिए यह जरूरी है, उस समय जो आवर्धन क्षमता होगी, मैग्नीफाइंग पावर होगी ज्योतिष दूरदर्शी की, वह माइनस FO के बटे FE होगी। नोट करिए इतना, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बात यहां पे आप देख सकते हैं कि जो वस्तु इस समय रखी जाएगी वह मैक्सिमम दूरी पर रखी जाएगी। वस्तु इस समय मैक्सिमम दूरी पर रखी जाएगी, क्योंकि अब इसके और अधिक लाएंगे, सपोज करिए फोकस दूरी इसके और इधर लाएंगे जब वस्तु को, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उस साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं रहे हैं? अगर अब वस्तु को इधर लाएंगे तो जो प्रतिबिंब है वह आंख की ओर ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब इस साइड ही बनाना है, यानी कि अब वस्तु को इससे और अधिक इधर नहीं ला सकते, ज्यादा से ज्यादा यहीं तक ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहीं तक ला सकते हैं। यानी यहां पर UE क्या है, मैक्सिमम है। UE क्या है, मैक्सिमम है। और जब UE मैक्सिमम, देखिए ये ज्यादा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा तो ये क्या होगा, कम। यानी जो कैपिटल M है, यंत्र की आवर्धन क्षमता है, वह मिनिमम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये देखिए, ये M बराबर होता है माइनस FO बटे UE। UE का मान कम से कम रहेगा तो आवर्धन क्षमता ज्यादा रहेगी, ये ज्यादा तो ये कम, तो ये मैक्सिमम है। अब इससे ज्यादा इसको बढ़ा नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए, और यहाँ पे देखिए वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हम एकदम रिलैक्स आई से आराम से ऐसे वस्तु को देखेंगे ना, ऐसे आराम से वस्तु को देख रहे हैं, यानी आंख पर कोई भी तनाव नहीं रहेगा, आंख तनाव रहित रहेगा। आंख कैसा रहेगा, तनाव रहित, यानी आंख में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका नोट पॉइंट 1। हमने देखा कि जब प्रतिबिंब दूर बिंदु पर बनता है, अनंत पर बनता है, तब मैग्नीफाइंग पावर इतनी होती है, और उस स्थिति में आंख एकदम, आई आपका एकदम रिलैक्स रहेगा, आपकी आंख पर कोई भी तनाव नहीं होगा, और जो मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी वह हमें मिनिमम मिलेगी। ठीक है, समझ गए? चलिए अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। इसमें एक और नोट पॉइंट हमें बचा हुआ है, ठीक है ना, एक और नोट पॉइंट हमें बचा हुआ है। देखिए जो भी आवर्धन क्षमता है, मेन वाला यही है, मेन वाला आवर्धन क्षमता कौन सा है, ये वाला जो हमने रफ नहीं किया है, ऊपर लग देते हैं। ठीक है, यही मेन आवर्धन क्षमता है, इसी में हम स्पेशल कंडीशन को लगा रहे हैं। इसके पहले वाले कंडीशन में हमने देखा था कि जो प्रतिबिंब है वह अनंत पर बने, दूर बिंदु पर बने। अब यहां देखते हैं यदि प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने, यदि प्रतिबिंब कहां बने, निकट बिंदु पर बने, प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने, और निकट बिंदु क्या होता है, -D। माइनस भी मत करिए, रखने लगेंगे तो रखेंगे, ठीक है ना, D पर बने,
डी पर बने तब बताइए, यानी कि जो वस्तु है वह कहाँ पे रखी हो और प्रतिबिंब कहाँ में बनाना है, लास्ट वाला प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना है, VE कहाँ पे बनाना है, डी पर बनाना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक बनाना है। ठीक है, तो लेंस का फार्मूला लगाते हैं। लेंस का फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। भी कहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है, माइनस डी डिस्टेंस पे। अरे प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो माइनस होगा बाएं साइड, माइनस 1/u। u का मान बताइए कितना है, u यहां से यहां तक की वस्तु कितनी दूरी है, ui है ना, माइनस u। अरे वस्तु कितनी दूरी इस लेंस से रखी हुई है, ui पे, तो u रख दिया इज इक्वल टू 1/fe, क्योंकि इसकी फोकस दूरी fe है, इसकी फोकस दूरी fe है और पॉजिटिव होगी, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये 1/-d उधर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/u इज इक्वल टू 1/f E प्लस 1/d हो जाएगा। ठीक है, 1/ue का मान उठा करके इसमें रख देते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 था, तो आप कहेंगे अतः समीकरण 4 से, ठीक है, जो भी मान रखेंगे वो समीकरण 4 में ही रखेंगे, क्योंकि ये मेन मैग्नीफाइंग पावर है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस FO बटे ue के स्थान 1/ue के स्थान पर कितना रख देते हैं, 1/fe प्लस 1/d रख देते हैं। ठीक है ना। अब चलिए यहां से देखिए fe को कॉमन कर लेते हैं, 1/fe को क्या करते हैं, या फिर आप कहिए यहां से m इज इक्वल टू क्या हम लोग कर रहे हैं, fe को कॉमन कर ले रहे हैं। ठीक है, माइनस FO है बटे FE कर देते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए कि FE का हमने ऊपर गुणा भी करा दिया, नीचे भाग भी करा दिया। कॉमन वाली बात अगर आप समझना है तो ऐसे समझिए, FE का ऊपर गुणा नीचे भी गुणा करा दिया। अब जो चीजें बची है उसको लिख लेते हैं, जो चीजें बची है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यह FE, देखिए ये इससे कट जाएगा, ऊपर वाला ही बचेगा, आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। अब यहां से देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, इस FE का गुणा करा देते हैं, इस FE का गुणा करा देते हैं, तो माइनस FO के बटे FE बचा। अब इसका गुणा कराएंगे तो FE के बटे FE हो जाएगा, FE के बटे FE प्लस FE के बटे D हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से m इज इक्वल टू माइनस FO बटे FE प्लस, देखिए FE बटे FE कट जाएगा 1 प्लस FE के बटे D आ गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में यानी जब प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनेगा तो उस समय जो आवर्धन क्षमता होगी वह माइनस FO बटे FE 1 प्लस FE बटे D होगी। यह है आपका ज्योतिष दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दोनों कंडीशनों को हमने पढ़ लिया है। यह कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, निकट बिंदु पर बने। अच्छा, यहां पर जो UE है वह क्या है, मिनिमम है। UE क्या है, मिनिमम है, और UE मिनिमम होने के कारण कैपिटल M का जो मान आया वह कितना आया, मैक्सिमम आया। यानी ये क्या है, मैक्सिमम वाला है, ये क्या है, मैक्सिमम वाला आवर्धन क्षमता है। और आंख के एकदम नजदीक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब आपके D पर बनना है, यानी आंख पर क्या होगा, अत्यधिक तनाव होगा। ठीक है, आंख पर अत्यधिक तनाव होगा, ये भी आप लिख लीजिए, अत्यधिक तनाव होगा, आंख पर अत्यधिक तनाव होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो सुनाई दे रहा हो आप लिख सक लीजिएगा। ठीक है, आंख पर क्या होगा, अत्यधिक तनाव होगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ये है अपवर्ती दूरदर्शी, ज्योतिष दूरदर्शी, या फिर आप इसको खगोलीय दूरदर्शी भी कह सकते हैं। हमने खगोलीय दूरदर्शी का प्रतिबिंब कैसा बना, ज्योतिष दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन को भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में जो ज्योतिष दूरदर्शी के बारे में आपको बताया गया है वह सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम में अब नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग परावर्ती दूरदर्शी या न्यूटोनियन दूरदर्शी के बारे में भी पढ़ेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल प्रेस कर दीजिए बेल वाले आइकन को भी, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।